हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अगर आप अपनी फोटोग्राफी गेम को अप करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो 5 टिप्स हैं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। चाहे आप फोटोग्राफी एज अ हॉबी कर रहे हों या एज अ प्रोफेशनल, ये 5 टिप्स मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है। अगर आप सीख जाएं मुझसे ज़्यादा जल्दी तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जो कि मेरे हिसाब से है माइंडसेट। एक फोटोग्राफर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। चाहे आप कमर्शियली कर रहे हो फोटोग्राफी अपने रोजी रोटी के लिए, चाहे आप एज अ बिजनेस कर रहे हो या एज अ हॉबीस्ट कर रहे हो। आई एम श्योर कई ऐसे लोग हैं जो हॉबीस्ट भी हैं और एज अ हॉबी, सीरियस हॉबी फोटोग्राफी को परस्यू करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी में हो, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन हो। माइंडसेट से क्या मायने हैं? माइंडसेट से मायने मेरे ये हैं कि कई लोग फंस के रह जाते हैं कि मुझे ये ही चाहिए, मेरा रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए, मेरी फोटोग्राफ ऐसी ही निकल के आनी चाहिए, या मेरा फुटेज या मेरी फिल्म ऐसी ही निकल के आनी चाहिए। विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज गुड, बट फ्लेक्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप रिजल्ट की फिक्र करे बिना उस प्रोसेस को, उस जर्नी को, उस फोटोग्राफी जर्नी को एंजॉय करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, मैंने कई ऐसे फोटोग्राफर्स देखे हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी में घुसते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पैसा है। एंड आई डोंट डिनाई द फैक्ट, उसमें बहुत पैसा है। अगर आप अच्छे से करना चाहें तो you can really make a lot of money in wedding photography, but by the end of the day वो process को enjoy नहीं करते। because for me, why I left wedding photography for a simple reason, because वो बहुत repetitive हो रहा था। मुझे पता था फेरे होने वाले हैं, मुझे पता था वरमाला होने वाली है, मुझे पता था विदाई होने वाली है। वो मोर और लेस सेम प्रोसेस रहता है, अनलेस एंड अनटिल आप हिंदू रिलीजन के बाहर कोई वेडिंग शूट कर रहे हो तो थोड़ा आपको लगता है कि अच्छा, आपको भी थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि कुछ नया होगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। बट मोर और लेस जो क्रिश्चियन वेडिंग भी शूट कर रहा है, जो मुस्लिम वेडिंग भी शूट कर रहा है, उसको मोर और लेस वो पैटर्न पता है कि क्या होने वाला है। और जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते तो चीज़ें बहुत रिपीटेटिव हो जाती हैं, बहुत बोरिंग हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, एक पॉइंट पे जाके आप उसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट करने लगते हैं। तो आप में और एक किराने की दुकान चलाने वाले में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि आप वो चीज़ रोज़ कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, और रोज़ उसमें आप सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे रहे हैं, सेम काइंड ऑफ फोटोग्राफ दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको, उस मोनोटोनी को ब्रेक नहीं करना चाहते। आपको लगता है ये मेरे लिए काम कर रहा है, दिस इज़ वर्किंग फॉर मी, एंड व्हाई नॉट। फिर इफ आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, देन व्हाई नॉट। नाउ ये बिजनेस की श्रेणी में आता है। मैं जिस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ वो है कि यार मेरा ड्रीम है, और ये मेरा एक्चुअली में ड्रीम है, to go to Arctic Circle and photograph polar bears। एक दिन मैं करूंगा जरूर, कब करूंगा मुझे पता नहीं है, बट ये मेरा ड्रीम है। मेरा ड्रीम था कि मैं एक फाइटर जेट में बैठूं, उसकी कॉकपिट में बैठूं और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट करूं। वो मैंने फुलफिल कर लिया, एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। सो मैं इस तरीके की माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जहां आप अपने गोल्स सेट करते हैं और उस प्रोसेस, उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, रिजल्ट की फिक्र करे बिना। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके का माइंडसेट लेकर आ सकते हैं अपनी फोटोग्राफी में, जहां पे यू गेट एक्साइटेड बाय डूइंग थिंग्स, कि यार मुझे ये फोटोग्राफ करना है, यार ये फोटोग्राफ करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, या इस तरीके की पिक्चर्स खींचने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, then you are going to take this particular process of photography, चाहे आप एज अ हॉबी कह लें इसको, चाहे कमर्शियली करें, ऑन अ लॉन्ग रन आप इससे कभी बोर नहीं होंगे। अगर आप आए दिन अपने लिए नए नए चैलेंजेस, नए नए बेंचमार्क, नए नए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं बिना रिजल्ट की फिक्र करे बिना। नाउ पोलर बेयर हज़ारों लोगों ने शूट किया होगा, इफ़ नॉट हज़ारों,
कुछ लोगों ने शूट किया होगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन टू गो टू स्वालबार्ड, जो एक जगह है आर्कटिक सर्कल में, वहाँ जहाँ पोलर बेयर्स आप फोटोग्राफ कर सकते हो। वहाँ जाके उस आपको क्रूज शिप पे या बोट पे रहना पड़ता है कुछ 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आप रहना चाहें। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट सस्ता, इट्स नॉट चीप, बट बाय द एंड ऑफ द डे बहुत लोग वो कर चुके हैं। पोलर बेयर की फोटोग्राफ्स आप पंच करेंगे गूगल पे, आपको हजारों मिल जाएगी, बट it is one of my dream, one of my objective to go there and photograph polar bears, right? By the end of the day, what matters is your positivity, your mindset to achieve a particular goal without worrying about कि आपकी फोटोग्राफ कैसे निकल के आएगी। हो सकता है आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी मुझे मौका मिले पोलर बेयर को फोटोग्राफ करने का, मैं जाऊं और मैं फोटोग्राफ लूं। हो सकता है वो फोटोग्राफ उन फोटोग्राफ से इतनी अच्छी ना हो जो ऑलरेडी कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ले चुके हैं, बट फिर भी एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने वो किया और उस प्रोसेस को एंजॉय किया। मैं यहाँ से वहाँ गया, मैंने 4 दिन 5 दिन पोलर बेयर को ढूंढा, चेज किया, फिर फोटोग्राफ किया। वो जो प्रोसेस है, मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, अगर आप कोई भी पोलर बेयर तो क्या चलो दूसरी चीज़ हो गई, आप कोई भी फोटोग्राफी करते हैं, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, फैशन फोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, या ऐसे ही शौकिया बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोसेस है, एक जो जर्नी है उसको एंजॉय करते हैं, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock बिफोर द सनराइज आप एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, अपना ट्राइपॉड लगाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपको क्या मिलने वाला है, आप पिक्चर खींचते हैं, एंड देन यू आर कंटेंट कि यार मजा आया आज। मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। नाउ माइंडसेट से मेरा मतलब यहाँ पे भी है कि जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार निकॉन का Z8 इस्तेमाल करना चाहिए या खरीदना चाहिए, या सोनी का A7 IV खरीदना चाहिए, या A7R5 खरीदना चाहिए, लूमिक्स का S5 Mark II खरीदना चाहिए, कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, मैं ये फोटोग्राफी करता हूँ, मैं ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन सा कैमरा अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑफकोर्स गियर मैटर्स अ लॉट, बट देन उससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप गियर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं सबसे महंगा फ्लैगशिप कैमरा खरीद के भी बहुत ही शैबी फोटोग्राफ निकाल सकता हूँ जो शायद आईफोन से भी बेटर ना लगे, मतलब आईफोन से भी आप उससे ज़्यादा बेटर फोटोग्राफ निकाल लें। बट बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप कौन सा गियर अपने काम के लिए चूज कर रहे हैं जो आपके काम को आसान बनाए। और लोग क्या है बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं इक्विपमेंट में, लेंसेज में, गियर्स में, और ब्रांड्स भी पीछे नहीं हटते। ब्रांड्स भी हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं और आपको लगता है यार ये मैंने खरीद लिया तो बस ज़िंदगी बन जाएगी मेरी, उसके बाद तो जो फोटोग्राफ मैं खींचूंगा वो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी। ब्रांड्स का काम है आपके दिमाग के साथ खेलना, आपको प्रोवोक करना कि आप स्टोर पे जाएं और वो चीज़ को खरीदें। इस चीज़ को समझिए। अगर आपके पास एक डिसेंट फुल फ्रेम कैमरा है, मैं फुल फ्रेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है फुल फ्रेम माइक्रो फोर थर्ड और APS-C ऑलमोस्ट अब आप सेम प्राइस पे ले सकते हैं। फीचर्स इधर उधर हो सकते हैं, फीचर्स के बेसिस पे प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगर आप माइक्रो फोर थर्ड लेने जाएं तो उसी की प्राइस पे आपको एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिल जाएगा। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि वन शुड ऑलवेज इफ पॉसिबल ट्राई एंड बाय अ फुल फ्रेम कैमरा, बिकॉज उससे आपकी ज़िंदगी, उससे आपका काम, उससे आपका जो फोटोग्राफी असाइनमेंट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उनको करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। फुल फ्रेम लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, फोकसिंग क्विक करता है, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। उस पर हम नहीं जाएंगे, उस डिबेट पे हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं APS-C वर्सेस फुल फ्रेम या माइक्रो फोर थर्ड वर्सेस फुल फ्रेम, आप यूट्यूब पर वो देख सकते हैं। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि गियर मैटर करता है, बट इतना भी नहीं कि आप पूरी की पूरी फोटोग्राफी अपनी गियर पे ही डिपेंड होके निकाल दें। आपके पास दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कैमरा है हैसलब्लाड, अगर आपने नाम सुना हो तो। हैसलब्लाड वो कैमरा है कि अगर कोई आदमी हाथ में सोनी, कैनन, निकॉन जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो लेके कहीं घूम रहा है बाहर स्ट्रीट पे, तो उसके पास जाके लोग पूछेंगे कि ये कौन सा कैमरा है या कौन सा लेंस है। बट अगर कोई हैज़लब्लाड लेके घूम रहा है तो हैज़लब्लाड देखते ही लोग पूछेंगे ये कौन फोटोग्राफर है, इसका नाम क्या है। तो हैज़लब्लाड उस कैटेगरी ऑफ कैमराज में आता है। तो पॉइंट मेरा ये है, आप हैज़लब्लाड ले लीजिए, बट अगर आपके पास विजन नहीं है,
अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय माइंडसेट। आप एक लोकेशन पे गए, आपको बहुत उम्मीदें थी, आपने बहुत रिसर्च करी थी, आपने गूगल पे उस जगह की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखी थी, अब आप वहां पहुंचे और आपने वो नहीं देखा जो आपने गूगल पे देखा था, वो जगह आपको उतनी फैसिनेटिंग नहीं लगी। नाउ आपने ट्रबल उठाया, आपने दिक्कतों का सामना किया, आपने खर्चा किया, आप उस लोकेशन पे पहुंचे, आपको वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लगी, बट चेंज योर माइंडसेट। आप उस जगह पे वो देखिए कि अच्छा क्या है वहां पे, आप ये मत देखिए कि वहां पे बुरा क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फोटोग्राफर कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करें, वहां पे सब्जेक्ट को देखिए, रादर देन ये देखना कि यार यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई जगह पे हैं, कोई लोकेशन पे हैं, कोई स्ट्रीट पे हैं, कहीं भी हैं और वहां आपको सब्जेक्ट ना मिले। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटिवली बहुत अपने दिमाग को आपने लिमिट करके रखा हुआ है, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ब्लॉक्ड है। यू नो, पीपल डू एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी, पीपल डू लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी, इवन जो बहुत साधारण दिखने वाली जगह होती हैं, बहुत साधारण दिखने वाली बस स्टॉप हो गया या एक मार्केट हो गया, इस तरीके की जगहों पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं जाऊंगा ओपन माइंड से, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू गेट गुड पिक्चर्स, चाहे वेदर कैसा भी हो, चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो, आई ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड गुड कॉम्पोजिशंस। सो ये जो माइंडसेट है कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना, वो एक फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट, आई डोंट नो आप में से कितने फोटोग्राफर्स इस चीज से रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, बट कुछ समय, हर समय नहीं, बट कुछ समय ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एक फ्लो स्टेट की सिचुएशन में आ जाता हूँ। फ्लो स्टेट का मेरा मतलब ये है कि आप एक लोकेशन पे हैं और आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और आइडियाज़ आपके दिमाग में आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आते जा रहे हैं आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं और पिक्चर्स निकलती जा रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये अमूमन मेरे साथ होता है जब मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे साथ ऐसा होता है कि बड़े असाइनमेंट्स में जहाँ पे बहुत पैसा ऑन स्टेक होता है, वहाँ पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो जबकि कई लोगों के साथ उल्टा होता है जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ क्लाइंट बहुत पैसा दे रहा है, वहाँ फोटोग्राफर बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा कहानी उल्टी हो जाती है और मैं एक फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ जहाँ पे जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं विजन कर रहा हूँ, वो मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। और वो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस मोमेंट को, उस एनवायरनमेंट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी की फील्ड में जब आप सक्सेस की बात करते हैं, आप चाहे स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, चाहे आप एक्टिंग ले लीजिए, चाहे आप म्यूजिक ले लीजिए, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये प्लीज ये गौर करिएगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब एक एक्टर की लगातार 8, 10, 5, 6 मूवीज इकट्ठी हिट होती हैं, एक के बाद एक हिट होती जा रही है, एक स्पोर्ट्समैन एक के बाद एक ट्रॉफीज जीतता जा रहा है। फॉर्मूला 1 में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ड्राइवर जो है वो मैं फार्मूला 1 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फार्मूला 1 फैन। सो फार्मूला 1 में आपको देखने को मिलेगा कि एक ड्राइवर जो जीतता जा रहा है, हर रेस जीत रहा है वो नॉर्मली। एक म्यूजिशियन जिसके हर गाने चलते जा रहे हैं, एक के बाद एक गाने चलते जा रहे हैं। ये जो हिट होने का, ये जो चलने का जो चलन है, इसको बोला जाता है फ्लो स्टेट। वो आर्टिस्ट एक ऐसे जोन में चला गया है जहां पे उस प्रोसेस को वो एंजॉय कर रहा है। उसका एम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, उसका एम एज अ फोटोग्राफर फोटोग्राफ को क्रिएट करना नहीं है, उसका एम है टू एंजॉय द प्रोसेस। और उस प्रोसेस को जब वो एंजॉय करने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स हैं वो उसके काम में, उसके नतीजों में वो दिखने लगते हैं। सो as a photographer it is very important, if you want to enjoy the process, don't be a slave of your camera। अपने कैमरा का गुलाम मत बनिए, अपने कैमरे को अपना गुलाम बनाइए। और जब हम बात करते हैं कैमरे को अपना गुलाम बनाने की,
वो तभी पॉसिबल है जब आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होगी फोटोग्राफी से रिलेटेड। नाउ अगर आप मुझसे बात करें, मैं बहुत सारे कैमरास पे शूट करता हूँ। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये सोनी A7 IV पे शूट हो रहा है। जो मैं कैमरा नॉर्मली अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में यूज़ करता हूँ वो है Lumix S5 Mark II। मेरे पास सोनी का FX30 भी रखा है, मेरे पास निकॉन का D850 भी रखा है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग सिनेरियोज में। और आई डोंट इवन हेजिटेट कि कल को कोई मुझे फेज़ 1 कैमरा लाके दे दे, हैज़लब्लड लाके दे दे, या किसी असाइनमेंट में मेरे को निकॉन का Z9 यूज़ करना पड़े या मे बी कोई और अदर कैमरा Blackmagic यूज़ करना पड़े। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग दोस कैमरा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड कि मेन्यू ऑप्शंस कहाँ हैं, किसका क्या मतलब है, ऑल दोज थिंग्स, बट by the end of the day I know within a day's time I can use that camera to create professional quality of results। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैमरे को आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो टेक्निकल नॉलेज आज की डेट में होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग आपने देखे होंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है आज की डेट में, टेक्निकल नॉलेज से मेरा मतलब है एक्सपोजर ट्रायंगल से कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO हैंड इन हैंड कैसे काम करता है और अपने एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल किया जाए, सब्जेक्ट पे फोकस कैसे लॉक किया जाए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा फोकसिंग मोड यूज करना है। बस इससे ज़्यादा मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ना चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं हिस्टोग्राम्स की। नाउ कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में हिस्टोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं या हिस्टोग्राम को रीड करते हैं अच्छे से अपने एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए? बहुत कम लोग हैं। और मैं हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने करियर के इनिशियल फेज में हैं तो ट्राई एंड स्टार्ट रीडिंग हिस्टोग्राम प्रॉपरली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नेल द एक्सपोजर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये एक ब्लैक कलर की परफ्यूम की बॉटल है। अब आप यहाँ पे एक्सपोजर रीडिंग देखिए, मेरे लाइट मीटर पे क्या बता रहा है, एक्सपोजर मीटर पे क्या बता रहा है। और जैसे ही मैं इस ब्लैक कलर की बॉटल को हटा के एक ब्राइट कलर का सब्जेक्ट, जो कि इस केस में हमारे द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम मेसी हैं, उनको रखता हूँ, तो आप देखिए एक्सपोजर रीडिंग कैसे चेंज हो जाती है। नाउ सिर्फ यहां पे लाइट कांस्टेंट है, सेटिंग्स कांस्टेंट है कैमरे की, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो ही एक्सपोजर चेंज हो जाता है। नाउ कितने लोगों को यह पता है कि कलर भी, सब्जेक्ट का कलर भी काफी हद तक इंपैक्ट करता है आपके एक्सपोजर को? वो तब पता चलेगा जब हम एक्चुअली में चीज़ों को ट्राई करेंगे, चीज़ों को करके देखेंगे। और जब मैं हिस्टोग्राम की बात करता हूँ, यहाँ पे हिस्टोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है हिस्टोग्राम को रीड करना। इट इज जस्ट दैट कि हिस्टोग्राम अगर राइट साइड में अपने चिपक रहा है तो मतलब आपका जो इमेज है, आपका जो फुटेज है वो ओवर एक्सपोज होने वाला है और उस हद तक होने वाला है कि शायद रिकवर ना हो। और जब अगर हिस्टोग्राम लेफ्ट साइड को चिप कर रहा है, मतलब आपका फुटेज या आपकी फोटोग्राफ हाईली अंडर एक्सपोज होने वाली है, जिसमें आपको शायद दिक्कत हो डिटेल्स निकालने में। ना कुछ लोग ये बोलते हैं कि हिस्टोग्राम का जो शेप है वो पहाड़ जैसा होना चाहिए, वो वी शेप का होना चाहिए या उल्टा वी होना चाहिए, सीधा वी होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट। बट जो मुझे पता है, जो मैं इतने साल से करता आ रहा हूँ, वो ये है कि ना हिस्टोग्राम आपके लेफ्ट साइड पे ज़्यादा चिप करना चाहिए, ना राइट साइड पे चिपकना चाहिए मेरा मतलब है। और जैसा भी वो बनाए, वो तो मिड टोन्स और शैडो एरियाज और कॉन्ट्रास्ट पे डिपेंड करता है कि आपका हिस्टोग्राम का ग्राफ किस तरीके के दिखेगा, उसमें इट डजंट रियली मैटर। सो जब हिस्टोग्राम ना तो लेफ्ट तरफ ना तो राइट तरफ चिप करता है, तब हम बोलते हैं उसको परफेक्ट एक्सपोजर। बट क्या हमेशा हमें परफेक्ट एक्सपोजर चाहिए होता है? नहीं। ब्लैक को ब्लैक दिखाने के लिए कई बार हमको अंडर एक्सपोज करना पड़ता है, व्हाइट को व्हाइट दिखाने के लिए कई बार हमको ओवर एक्सपोज करना पड़ता है ना। ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने घर पे कि एक वाइट शीट ऑफ पेपर लो, एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर लो, दोनों की पिक्चर आप खींच के देखोगे, दोनों ग्रे नजर आएगा। अगर कैमरा आपका ऑटो मोड पे या पी मोड पे है तो दोनों आपको ग्रे नजर आएंगे।
क्यों? क्योंकि कैमरा इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट द एक्सपोजर और वो फाइंड करता है वो 18% ग्रे एरिया में। बट इस केस में जहां ये परफ्यूम की बॉटल है उसमें मैंने डेलिबरेटली अंडर एक्सपोज किया है फोटोग्राफ को, आप हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं, ताकि जो परफ्यूम की जो ब्लैक बॉटल है वो वैसी ही ब्लैक नजर आए जो मुझे आंखों से नजर आ रही है। सिमिलरली जब हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे इस केस में अपने मेसी भैया, इनके केस में मैंने थोड़ा सा ओवर एक्सपोज रखा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा 1/3 स्टॉप या 2/3 स्टॉप ओवर एक्सपोज करते हैं वो स्टिल रॉ फाइल में रिकवरेबल है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बट अगर ग्राफ पूरी तरीके से राइट साइड पे चिप कर रहा है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिकवर करना ना। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको इतनी टेक्निकलिटीज पता हैं, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है और आप सिर्फ एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी में बिलीव करते हैं, मतलब मेरा जो मन आएगा मैं वैसे खींचूंगा, मैं कैमरे को सिर्फ ऑटो मोड पे रखूंगा, तो सिर्फ आप एज अ हॉबी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, आप उसको एंजॉय करिए। बट अगर आप प्रोफेशनली और कमर्शियली फोटोग्राफी को परस्यू करना चाहते हैं तो फिर टेक्निकलिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप टेक्निकलिटीज़ का पता कर लेते हैं तो मैं आऊँगा उसी बात पे जब मैं आपको ये बोल रहा था कि आज की डेट में मुझे आप ब्लैक मैजिक दे दीजिए, हैज़लब्लड दे दीजिए, सोनी दे दीजिए, निकॉन दे दीजिए, कैनन दे दीजिए, आई वुड बी एबल टू यूज़ दैट कैमरा ऑन अ प्रोफेशनल असाइनमेंट वेरी इजीली द वेरी नेक्स्ट डे। वो इसलिए क्योंकि बेसिक्स ऑफ टेक्निकलिटीज़ तो सेम ही है ना, सारे कैमरेज की अगर हम बात कर लें बेसिक्स तो रिमेन्स द सेम। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपकी टेक्निकलिटीज़ क्लियर है, तो आप कोई भी कैमरा आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए आप अच्छी पिक्चर्स निकाल सकते हैं। इमेज को शार्प कैसे रखना है, अपर्चर को कब इस्तेमाल करना है, आईएसओ को कैसे इस्तेमाल करना है, शटर स्पीड को कब इस्तेमाल करना है, इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उनको ज़रूर जाके देखिए और आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको, और रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, कैमरा बहुत ही सिंपल डिवाइस है। ये तो हम जैसे यूट्यूबर्स ने खूब सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बना के उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, नहीं तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप जाके मेरे वीडियोस देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत सिंपल लगेगा, आप कोई भी कैमरा उठा लेंगे, यू वुड बी एबल टू ऑपरेट इट वेरी इजीली। थर्ड चीज़ की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन। नाउ दिस इज वेयर यू बिकम अ ट्रू फोटोग्राफर। कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है आप में थ्रू योर लाइफ। आप लाइफ के किन किन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, अच्छे बुरे, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ यू नो इस एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वो है कॉम्पोजिशन। आपने सुना होगा कि हर फोटोग्राफर का एक स्टाइल होता है और उसका जो स्टाइल है ना वो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है ना। कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो आप देखेंगे सिर्फ मोनोक्रोम शूट करते हैं, कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कलर्स में शूट करते हैं। आई मीन दे लव टू कीप अ पैटर्न ऑफ कलर्स इन देयर पिक्चर्स। कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो पसंद करते हैं हाई की फोटोग्राफ्स खींचना, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करके हाई की। कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं जो लो की फोटोग्राफ्स खींचना पसंद करते हैं, अंडर एक्सपोज्ड फोटोग्राफ्स, और एक स्टाइल डेवलप करते हैं अपनी फोटोग्राफी में। वो जो स्टाइल है ना, जैसे हर एक्टर की एक स्टाइल होती है, हर म्यूजिशियन की एक स्टाइल होती है, वैसे ही हर फोटोग्राफर की स्टाइल होती है। जो वर्ल्ड में कुछ एस्टैब्लिश फोटोग्राफर्स हैं उनका काम देख के ही आप बता देते हैं कि ये इस फोटोग्राफर ने खींची होगी पिक्चर। वो जो स्टाइल डेवलप होती है वो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे डेवलप होती है, उनका टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और जब हम इन स्टाइल्स की बात करते हैं उनमें कॉम्पोजिशन का रोल बहुत बहुत बड़ा होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, बोलते हैं कि अभिषेक भाई थोड़ा रिव्यू करके दिखाओ, बताओ कि मैं किस तरीके की फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मुझे थोड़ा फीडबैक दो। यार मैं कोई नहीं हूँ आपको फीडबैक देने वाला। कुछ लोगों को मैंने पलट के पूछा भी कि इस पिक्चर में सब्जेक्ट क्या है, एंड दे वर क्लूलेस।
मैंने कई अपनी फिजिकल वर्कशॉप्स करी है, लद्दाख में, इंडिया में, बाहर कई जगह मैंने वर्कशॉप्स करी है। और जब पार्टिसिपेंट कोई पिक्चर खींचता था और मेरे को दिखाता था कि देखो ये पिक्चर कैसी है, तो मैं उनसे पूछता था कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और वो वहीं कंफ्यूज हो जाते थे कि हाँ लाइट बहुत अच्छी है, सनसेट हो रहा है, तो क्या सनसेट इज योर रियल सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? आपका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या लीडिंग लाइंस को फॉलो कर रहा है, क्या वो रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो कर रहा है, वो इनटू द फ्रेम को फॉलो कर रहा है, या किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, वो रूल को ब्रेक कर रहा है और फिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि जब आप रूल भी ब्रेक कर दें और फोटोग्राफ फिर भी बहुत अच्छी दिख रही हो। रूल ब्रेक करने के लिए रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। कॉम्पोजिशन रूल्स को ब्रेक करके जो कॉम्पोजिशंस निकल के आती हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। आपको कई इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में इस तरीके की इमेजेस देखने को मिलती है जो आपके जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन रूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में जाती है। तो जब आपको लगे आप टेक्निकली आप अपने कैमरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने कैमरे की लिमिटेशंस को पहचानते हैं, देन इज द टाइम टू फोकस ऑन कॉम्पोजिशन। और कॉम्पोजिशन से रिलेटेड मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए। मैं दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब रिपीट नहीं करना चाहता, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। बट पॉइंट मेरा ये है कि कॉम्पोजिशन को पॉलिश करिए, और पॉलिश करने का सबसे बढ़िया तरीका है दूसरे लोगों का काम देखना, दूसरे एस्टैब्लिश फोटोग्राफर्स का जो अपनी कॉम्पोजिशन के लिए माने हुए हैं, जाने हुए हैं, उनका काम देखना। अगर मैं ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करूं, अगर मैं ट्रैवल कॉम्पोजिशंस की बात करूं ट्रैवल सेगमेंट में, बिकॉज आई लव ट्रैवल फोटोग्राफी, और ट्रैवल फोटोग्राफी में इसलिए इतना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, लैंडस्केप, स्ट्रीट फूड, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, मैक्रो, हर तरीके की फोटोग्राफी आप ट्रैवल फोटोग्राफी में कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड जॉनर है। सो आई लव टू वॉच मूवीज एंड आई लव टू वॉच मूवीज जहाँ पे बहुत ही ग्रैंडियर स्केल पे कॉम्पोजिशन को दिखाया जाता है। अगर आप सच्चे ट्रैवल फोटोग्राफर हैं तो ये मूवीज ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लाइटिंग से रिलेटेड आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको शॉट्स कैसे कंपोज करने चाहिए। इवन इफ यू आर इनटू ट्रैवल फिल्म मेकिंग, ये मूवीज आपको इंस्पायर करेंगी टू क्रिएट सम रियली रियली नाइस वर्क। तो सबसे पहली मूवी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, ज़रूर देखिए, बहुत एक्साइटिंग मूवी है। स्टोरी या स्पॉइलर मैं कुछ यहाँ पे नहीं दूंगा, आपको देखना चाहिए मूवी को। फिर दूसरी मूवी है इनटू द वाइल्ड, बहुत बढ़िया मूवी है और आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज मैं बात करूंगा जब कॉम्पोजिशन की बात हो। द वे एंड द दार्जिलिंग लिमिटेड, ये मूवीज आप ज़रूर देखिए, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स मूवी है। आप इसको मूवी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। हाँ, कुछ मूवीज इनमें से काफ़ी एंटरटेनिंग भी है, बट कॉम्पोजिशन एंड लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिएगा। अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, आपको ये मूवीज ज़रूर इंस्पायर करेंगी। अगर मैं ट्रैवल फोटोग्राफर्स की बात करूं जिनका काम मैं फॉलो करता हूं और जो मुझे लगता है बहुत इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएट करते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है माइकल यामाशीता का। एंड if you see his work on his website, you will be blown away. Trust me, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फोटोशॉप, लाइट रूम, इस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं दिखेगा। काफ़ी एडिटोरियल सेंट्रिक ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं जो नॉर्मली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स या इस तरीके के पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करना पसंद करते हैं। दूसरा जो मैं फॉलो करता हूँ वो है जिमी रिचर्डसन, awesome photographer. Both of them create some really really nice impactful images. और अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, आई एम श्योर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनका काम देखेंगे या इनका इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जाएंगे, आपको बहुत बहुत इंस्पायरिंग काम देखने को मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कॉम्पोजिशन वाइज। चौथी चीज जो मुझे लगता है आजकल जनता ने करना बंद कर दिया है एक्सेप्ट वेडिंग एल्बम्स, वो है प्रिंट योर वर्क। नाउ यू नो फोटोग्राफी एक टाइम पे आई एम श्योर जो
80s में बच्चे पैदा हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और 90s में ग्रोन अप हुए हैं। हम जब अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते थे समर वेकेशंस पे, तो एक वो रोल वाला कैमरा, फिल्म वाला कैमरा होता था कोडैक का, छोटा सस्ता वाला, और वो पूरी फ़ोटोग्राफ्स हम वहाँ पे खींचते थे और फिर जब वापस अपने सिटी आते थे तो लोकल स्टूडियो को देते थे डेवलप होने के लिए, और वो 30-40 फ़ोटोग्राफ्स के प्रिंट्स बना के वो हमको मिलते थे, फिर हम उनको एल्बम में लगाते थे। और वो हमारी समर वेकेशंस की एक मेमोरी, एक डायरी बन जाती थी, विच वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। आज भी मैं कुछ ऐसी इमेजेस अपने बचपन की देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो डिजिटल इमेज एक स्क्रीन पे, चाहे आप अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन पे क्यों ना देख रहे हो, नहीं क्रिएट कर सकती। जो टैंजिबल, जो छू के चीज़ों को, जो पेपर को छू के जो फीलिंग आती है जब फोटोग्राफ को आप हाथ में लेते हैं, वो फीलिंग आपको डिजिटल पिक्चर्स कभी नहीं देख सकती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, जो भी आपको आपका काम लगता है उसको, जो बेस्ट काम लगता है उसको प्रिंट करिए। ट्रस्ट में इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है कि यू फील लाइक कि यार और जाए और प्रिंट करें। ऑफ कोर्स सबके कह सकते हैं बजट में नहीं है हर बार प्रिंट करना, बट कुछ काम तो आप कर ही सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने घर में ही लगा लीजिए एक प्रिंट करके अच्छा सा, जो भी फोटोग्राफ आपकी मनपसंद फोटोग्राफ आपने खींची है उसका। मैं नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ या जिसके घर भी जाता हूँ, कभी किसी से मिला और बातचीत हुई तो ऐसी बातों में मैं दे नो आई एम अ फोटोग्राफर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कन्विंस करूँ यार एक पोर्ट्रेट सेशन करते हैं। मैं उनको एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशन कर देता हूँ, मे बी आउटडोर्स मे बी इंडोर्स, घर के अंदर थोड़ा लाइट वाइट लगा के। और जब भी उनका नेक्स्ट बर्थडे वगैरह आता है, उनको मैं डिजिटल कॉपीज़ तो इमीडिएटली मिल जाती है, बट जब भी उनका बर्थडे आता है या एनिवर्सरी होती है, मैं प्रिंट करा के फ्रेम करा के उनको वो देता हूँ एज अ गिफ्ट। ट्रस्ट मी, इससे बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं पता एज अ फोटोग्राफर मैं उनको क्या दे सकता हूँ। और जो उनके चेहरे पे वो देख के, हालांकि वो इमेज उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे देख ली, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दी, मैंने उनको ईमेल कर दी, बट जो खुशी वो प्रिंट देख के और फ्रेम देख के उनको होती है, वो मुझे नहीं लगता कोई और गिफ्ट मैच कर सकता है। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कई बार मेरे लिए। कुछ काम मैं अपना, जैसे किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिल रहा हूँ, तो आई वुड लव कि रादर देन दिवाली पे मिठाई का डब्बा दे दें या वो काजू का डब्बा दे दें या बादाम का डब्बा दे दें, आई प्रेफर एक अच्छा सा प्रिंट लेके जाऊँ, अपनी फेवरेट फोटोग्राफ का फ्रेम करा के वो मैं दूँ। 5वीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अपने काम को रिव्यू करवाइए, अपने काम को दिखाइए उन लोगों को जिनको आप अपने से ऊपर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। उन लोगों को मत दिखाइए जिनको आप ऐसा समझते हैं कि वो मेरे बराबर के फोटोग्राफर हैं या मेरे से थोड़ा सा ओके काम करते हैं, प्रॉब्ली मैं उनसे ज़्यादा बेटर काम करता हूँ। बट गेट योर वर्क रिव्यूड if you have access to photographers or people who are better than you। कई लोग ईगो के चक्कर में मारे जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, मुझे अगर मौका मिलता तो मैं भी कर लेता। भैया आपको नहीं मिला ना, अब वो कर रहा है, आपसे अच्छा कर रहा है, तो एटलीस्ट गेट हिज फीडबैक कि क्या करना चाहिए ना। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है कि जेन्युइन फीडबैक देने वाले लोग बहुत कम बचे हैं यार, खिंचाई करने वाले और नीचे उतारने वाले ज़्यादा बचे हैं। सो इस मामले में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, फाइंड जेन्युइन पीपल जो दिल से आपको अच्छा फीडबैक देते हो, जो दिल से आपकी पिक्चर्स पे क्रिटिक करते हो, आपको नेगेटिव भी बोलते हो, आपको पॉजिटिव भी बोलते हो। हर समय नेगेटिव भी जो बोले दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। हर समय जो पॉजिटिव बोले वो भी अच्छी बात नहीं है। समबडी हुम यू फील इज़ वेरी न्यूट्रल, अनबायस्ड और बहुत ही क्रिटिकल फीडबैक देंगे आपके काम का, उनको दिखाइए। फेसबुक पे पिक्चर डाल दी, 100 लाइक मिल गए, आपने सोचा आप तो 100 लाइक मिल गए तो मैं तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया। वो नहीं है, जो लाइक कर रहे हैं खुद फोटोग्राफर नहीं है, उनको क्या पता। बट बाय द एंड ऑफ द डे कभी कभी क्या होता है, जो फोटोग्राफर नहीं है वो भी बहुत अच्छा फीडबैक दे देता है। जैसे कि मेरी वाइफ ना, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है बहुत अच्छी है, बट मेरी वाइफ ने उसको आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया, ये बकवास है, और वो एक्चुअल में बकवास निकली। तो कभी कभी उन लोगों से भी फीडबैक ले लेना चाहिए जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं, भले ही वो फोटोग्राफर ना हो।
उनमें आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट जो आपको पता है वो जेन्युइनली जो बोलेंगे वो अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। तो व्यूअर्स में अगर मैं बात करूं, अगर जो नॉन फोटोग्राफी कम्युनिटी में बात करूं, तो वो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो आपके इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन 4-5 दिन तो छोड़िए 4-5 घंटे बंद हो जाए तो वो परेशान हो जाए कि बंदा कहाँ गया। तो ऐसे लोगों से आप फीडबैक ले लीजिए अपनी काम को रिलेटेड, तो ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे एज अ फोटोग्राफर। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ प्रोफेशनल जो आप एडमायर करते हैं, जिसको आप लुक अप टू करते हैं कि भाई आई वांट टू बी समथिंग लाइक हिम, अगर आपके पास उनका एक्सेस है एंड इफ ही कैन रिव्यू योर वर्क, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो गाइज दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा ब्रेक था जो मैंने लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई सन, और मेरा एक बेटा है, और मैंने पास्ट में कई बार वीडियोस में बोला भी कि यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है या फुल टाइम वर्क नहीं है, तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बिजनेस रिलेटेड, अपनी फैमिली रिलेटेड, अपने बच्चे रिलेटेड। सो वहाँ भी बैलेंस करके चलना है, तो इसलिए कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। और प्लीज़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाहर निकलिए और प्रैक्टिस करिए।